आज के इस गहन विश्लेषण में हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारी विस्तृत चर्चा का विषय एक ऐसी किताब है जो आकार में तो बहुत ही छोटी है, मतलब सिर्फ 94 पन्नों की। हाँ, बहुत ही पतली किताब है। बिल्कुल, लेकिन इसने पूरी कॉरपोरेट दुनिया में एक ऐसा तहलका मचाया जिसकी गूंज आज दशकों बाद भी वर्क स्पेस में सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की मशहूर किताब हु मूव्ड माय चीज के बारे में। सुनने में तो ये चूहों और पनीर की एक बहुत ही साधारण सी बाल कथा लगती है। हाँ, एकदम मासूम सी कहानी, लेकिन इसके भीतर जो संदेश छुपे हैं ना, उन्होंने दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के काम करने का तरीका ही बदल कर रख दिया। बिल्कुल सही कहा। और आज इस विषय की परतों को खोलने के लिए हमारे पास कई बेहद दिलचस्प स्रोत मौजूद हैं। हम सिर्फ किताब के मूल सारांश पर ही बात नहीं करेंगे, जी हाँ, बल्कि हमारे पास इस बुक्स कुड किल नामक एक बहुत ही आलोचनात्मक चर्चा का ट्रांसक्रिप्ट भी है, जो इस किताब के काले सच को उजागर करता है। साथ ही हम इस किताब की सीक्वल आउट ऑफ द मेज की समीक्षाओं पर भी गौर करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी थ्योरी को असल दुनिया की कसौटी पर परखने के लिए हम रॉबर्ट एक्स क्रिंगली के एक बहुत ही विस्तृत लेख का भी विश्लेषण करेंगे, जो ये बताता है कि कैसे IBM जैसी विशाल और ताकतवर कंपनी ने इस पनीर की दौड़ में अपना ही साम्राज्य खतरे में डाल दिया। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा मिशन सिर्फ एक किताब की कहानी सुनाना नहीं है श्रोताओं। आज हम ये समझेंगे कि कैसे भूल भुलैया और चूहों की एक मासूम सी लगने वाली कहानी अचानक से कॉरपोरेट जगत का सबसे बड़ा हथियार बन गई। और शायद सबसे खतरनाक हथियार। बिल्कुल, ये कहानी बदलाव के मनोवैज्ञानिक पहलू को तो छूती ही है, लेकिन साथ ही ये कॉरपोरेट दुनिया के एक बहुत ही कड़वे सच से भी पर्दा उठाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उस भूल भुलैया में प्रवेश करते हैं। तो शुरुआत उस मूल कहानी से करते हैं जिसने ये पूरा तूफान खड़ा किया। डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने इस किताब में 4 मुख्य पात्रों का निर्माण किया है, जो एक भूल भुलैया यानी मेज में रहते हैं। इसमें 2 चूहे हैं। हाँ, स्निफ और स्करी। और 2 छोटे इंसान हैं जो आकार में तो चूहों जितने ही हैं, लेकिन उनकी सोच इंसानों वाली है। उनके नाम हैं हेम और हॉ। कहानी की शुरुआत में ये चारों ही भूल भुलैया के अंधेरे रास्तों में दौड़ते हुए चीज स्टेशन सी नामक एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें पनीर का एक बहुत बड़ा पहाड़ मिल जाता है। एकदम सही। और चूहे तो अपना सामान्य जीवन जीते हैं। वो हर दिन आते हैं, पनीर खाते हैं और चौकन्ने रहते हैं। लेकिन इंसान यानी हेम और हॉ उस पनीर को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता मान लेते हैं। वे तो अपना घर ही उसी स्टेशन के पास बसा लेते हैं। हाँ, दीवारों पर नारे लिख देते हैं और ये मान लेते हैं कि ये पनीर हमेशा यहीं रहेगा और वे इसके पूरी तरह से हकदार हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक सारा पनीर गायब हो जाता है। स्टेशन पूरी तरह खाली। और यहीं से असली कहानी और मनोविज्ञान का खेल शुरू होता है। बिल्कुल, जब पनीर गायब होता है तो चूहों और इंसानों की प्रतिक्रिया में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। चूहे जो हैं स्निफ और स्करी, चूंकि उनका दिमाग बहुत जटिल नहीं है, वे बिना ज्यादा सोचे तुरंत अपने जूते पहनते हैं, बिना किसी को दोष दिए। हाँ, और भूल भुलैया में नया पनीर खोजने निकल पड़ते हैं। उनके लिए समीकरण बहुत सीधा है कि हालात बदल गए हैं तो हमें भी बदलना होगा। वहीं दूसरी तरफ छोटे इंसान अपनी जटिल सोच और अहंकार के कारण उसी खाली स्टेशन पर अटके रहते हैं। हेम सदमे में आ जाता है। वो चिल्लाता है, गुस्सा करता है और कहता है कि हम इस पनीर के हकदार हैं। वे दोनों बैठकर विश्लेषण करने लगते हैं कि किसने उनके साथ ये नाइंसाफी की। वे इस उम्मीद में रोज खाली स्टेशन पर आते हैं कि शायद कोई चमत्कार हो और पनीर वापस आ जाए। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि लेखक ने प्रतीकों का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। देखिए, यहाँ जो पनीर है वो असल में उस चीज का प्रतीक है जिसे लोग अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जैसे नौकरी या रिश्ता। हाँ, ये शांति। और भूल भुलैया हमारा माहौल है। लेकिन उन 2 इंसानों में से हॉ का सफर थोड़ा अलग दिशा में जाता है। शुरुआत में वो भी डरता है, लेकिन अंततः उसे समझ आ जाता है कि पुराना पनीर अब वापस नहीं आने वाला। वो अपने डर पर काबू पाता है और भूल भुलैया के अनजान रास्तों में आगे बढ़ता है। और वो दीवारों पर कुछ बहुत ही प्रेरणादायक बातें लिखता जाता है, जैसे कि अगर मन में डर ना हो तो इंसान क्या करेगा। और पनीर को बार बार सूंघते रहना चाहिए ताकि पता चले कि वो कब पुराना हो रहा है। अंततः हॉ को नया पनीर मिल जाता है। मूल संदेश बिल्कुल साफ है
कि जब परिस्थितियां बदलें तो पुरानी चीजों से चिपके रहने के बजाय चूहों की तरह तेजी से उस बदलाव को अपना लेना चाहिए। कहानी सुनने में कितनी सकारात्मक लगती है। बिल्कुल, किसी को भी लगेगा कि ये तो जीवन जीने का एक बेहतरीन मंत्र है। लेकिन श्रोताओं, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम अपने दूसरे स्रोत यानी इफ बुक्स कुड किल के ट्रांसक्रिप्ट की गहराइयों में उतरते हैं। असल में ये किताब सिर्फ व्यक्तिगत प्रेरणा के लिए लोगों ने अपने घरों में नहीं पढ़ी। 1990 के दशक के अंत में साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने इसकी 27,000 प्रतियां खरीदकर अपने हर कर्मचारी के घर भेजी मर्सिडीज बेंज ने 7,000 प्रतियां बांटी और एमवे ने 15,000 किताबें बांटी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बड़े-बड़े सीईओ अपने कर्मचारियों को चूहों और पनीर की ये बाल कथा क्यों पढ़ाना चाहते थे? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो हमें 1990 के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना होगा। उस दौर में अमेरिकी कॉर्पोरेट दुनिया रिटेन और रीइन्वेस्ट यानी बचाना और दोबारा निवेश करना इस मॉडल से हट रही थी और एक नए मॉडल की तरफ जा रही थी जिसे शेयर होल्डर वैल्यू कहा गया। बिल्कुल, शेयर होल्डर वैल्यू का सीधा मतलब था कि मुनाफे को अब कर्मचारियों पर खर्च करने के बजाय सीधे निवेशकों को देना है। और रातों रात मुनाफा बढ़ाने का सबसे आसान तरीका था खर्चे कम करना। और खर्चे कम करने का मतलब था छंटनी। स्रोतों के अनुसार 1979 से 96 के बीच करीब 43 मिलियन नौकरियां खत्म की गईं। और ये छटनी इसलिए हो रही थी ताकि मुनाफे के आंकड़े को चमकाया जा सके। और ठीक इसी दौर में हु मूव्ड माय चीज का इस्तेमाल मैनेजमेंट ने छंटनी को सही ठहराने के एक हथियार के रूप में किया। एक तरफ मैनेजमेंट लोगों की नौकरियां छीन रहा है और दूसरी तरफ उन्हें मोटिवेशनल किताब पकड़ा रहा है। ये तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल लगता है। हाँ, मैनेजमेंट ने कर्मचारियों को परोक्ष रूप से ये सिखाया कि अगर आपका पनीर यानी नौकरी छिन गई है तो हैम की तरह सवाल मत पूछो, फायदे मत मांगो, बल्कि चुपचाप नया पनीर खोजने निकल जाओ। श्रोताओं, यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हम इस विस्तृत चर्चा में पूंजीवाद या कॉर्पोरेट नीतियों पर अपना कोई निजी फैसला नहीं सुना रहे हैं। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं है। हम केवल स्रोतों में मौजूद तथ्यों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे एक मैनेजमेंट टूल को सकारात्मक और शोषक दोनों नजरियों से देखा गया। और जब हम डेटा को देखते हैं तो पता चलता है कि डाउन साइजिंग या छटनी से असल में कंपनियों के शेयर के दाम लंबे समय तक नहीं बढ़ते। इससे सिर्फ बाजार में डर का माहौल बनता है और कर्मचारियों का वेतन कम बना रहता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसके लिए हमें रॉबर्ट क्रिंगली के लेख की ओर चलना होगा जिसमें आईबीएम के पतन की बात की गई है। आईबीएम का केस एक बहुत बड़ा सबक है। क्रिंगली बताते हैं कि कैसे आईबीएम के सीईओ लो गर्सनर, सैम पाल्मिसानो और गिन्नी रोमेटी ने एक ही लक्ष्य रखा, रोड मैप 2010 और 2015 के तहत। हाँ, और इनका इकलौता लक्ष्य था कंपनी के ईपीएस यानी प्रति शेयर आय को $20 तक पहुंचाना। अब सवाल है कि बिना नया काम किए शेयर की आय कैसे बढ़ेगी? ये स्टॉक बायबैक यानी शेयर वापस खरीदने का खेल है। वे बाजार से अपने ही शेयर खरीदकर नष्ट कर देते हैं। मुनाफा नहीं बढ़ता, लेकिन कागजों पर कंपनी तेजी से भागती दिखती है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए आईबीएम ने कर्मचारियों को इंसान न मानकर सिर्फ रिसोर्स या संसाधन माना। छटनी को रिसोर्स एक्शन कहा गया और काम भारत और अर्जेंटीना जैसे सस्ते देशों में आउटसोर्स कर दिया गया। क्रिंगली के लेख के अनुसार साल 2000 से 2013 के बीच आईबीएम ने $153 बिलियन का लाभ कमाया। लेकिन इसमें से $138 बिलियन सिर्फ अपने शेयर वापस खरीदने और डिविडेंड देने में खर्च कर दिए गए, रिसर्च और डेवलपमेंट में नहीं। यहाँ क्रिंगली एक बहुत ही सटीक तुलना करते हैं। वे इसकी तुलना रोमन साम्राज्य के पतन से करते हैं। रोमनों ने अपनी रक्षा का काम बाहरी भाड़े के सैनिकों को सौंप दिया था और आईबीएम ने अपना काम बाहरी ठेकेदारों और आउटसोर्सिंग पर छोड़ दिया। बिल्कुल, ये विनाशकारी रास्ता था। चलिए, इस विस्तृत चर्चा में हम विषय का रुख वापस उस भूल भुलैया और हमारी मूल कहानी की ओर मोड़ते हैं। जब हॉ नया पनीर खोज लेता है तो उस हैम का क्या हुआ जो पुरानी जगह पर अटका रह गया था? इसका जवाब हमें स्पेंसर जॉनसन की सीक्वल किताब आउट ऑफ द मेज में मिलता है। इस किताब में हैम एक नए चूहे होप से मिलता है और यहाँ मूल संदेश है कि एक पुराना विश्वास आपको बंदी बना सकता है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि विश्वास क्या है? किताब कहती है कि विश्वास एक ऐसा विचार है जिसे आप सच मान लेते हैं। गुडरीड्स की समीक्षाओं में टाइटैनिक का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, 1912 में टाइटैनिक बनाने वालों ने एक अटल विश्वास बना लिया था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। और उस एक गलत विश्वास के कारण पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं रखी गई। बिल्कुल, यही बात निजी जीवन पर भी लागू होती है। यहाँ हमें एक संतुलन बिठाने की जरूरत है।
भले ही कॉर्पोरेट जगत ने पहली किताब का गलत इस्तेमाल किया हो, लेकिन बदलाव को अपनाने का जो व्यक्तिगत मनोविज्ञान है वो निजी जीवन में बहुत ही व्यवहारिक है। सही कहा। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो बदलाव एक प्राकृतिक सच है जिसे हमें स्वीकारना चाहिए। लेकिन साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि उस बदलाव को कौन नियंत्रित कर रहा है। जैसे IBM का EPS लक्ष्य, बदलाव का शिकार बनने के बजाय उसे समझना जरूरी है। और इसी विचारोत्तेजक मोड़ पर मैं एक अंतिम सवाल रखना चाहूंगा। बताइए। पूरी कहानी में हम ये तो सीखते हैं कि हमें भूल भुलैया में दौड़ते रहना चाहिए और नया पनीर खोजना चाहिए, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश की कि वो भूल भुलैया बनाई किसने है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या असली आज़ादी भूल भुलैया में नया पनीर खोजने में है, या ये समझने में है कि हम उस भूल भुलैया से पूरी तरह बाहर कैसे निकल सकते हैं? यकीनन ये एक ऐसा विचार है जो श्रोताओं को काफी देर तक सोचने पर मजबूर कर देगा। नया पनीर खोजना तो जरूरी है, लेकिन शायद वक्त आ गया है कि उस भूल भुलैया की ऊंची दीवारों के पार देखने की भी कोशिश की जाए। बिल्कुल। इसी शानदार विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस कॉर्पोरेट भूल भुलैया का ये सफर सभी के लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। धन्यवाद।